आइए इफ y इज इक्वल टू e टू द पावर mx, अभी समझ लीजिए फिर हम लोग आते हैं। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मैथ वाले पढ़े हैं क्या? पढ़े हैं ना? इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या है? y इज फंक्शन ऑफ x, x के चेंज होने पर y चेंज करेगा, और m क्या है? m इज कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट है। तो आपको बेसिक फिजिक्स के लिए पढ़ना है, उसमें उतना डिटेल नहीं जाना। आप ये समझिए कि देन हमको क्या निकालना है? dy अपॉन dx निकालना है, क्योंकि x हमारा वेरिएबल है। तो यहां पर e टू द पावर mx का डिफरेंशिएशन e टू द पावर mx ही होगा, और उसके बाद ये जो टर्म है, ये टर्म तो हमारे पास एक्स्ट्रा है ना, तो इसका फिर डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो अब यहां देखिए e टू द पावर mx एज इट इज, और यहां m इंटू 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1, ऐसा करेंगे ना। तो यहां पर ये कितना हुआ? बोलो बोलो, हुआ, यानी कि m e टू द पावर mx क्या आया? dy अपॉन dx। ये भी एक रूल है, इसको आपको याद रखना है। जैसे एग्जाम्पल में क्वेश्चन ले ले हम, मान लीजिए यहां एग्जाम्पल में क्वेश्चन लेते हैं, इफ y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस 1/2t, तो यहां पर हमको क्या निकालना है? dy अपॉन dt निकालना है। dy अपॉन dt यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस 1/2 e टू द पावर माइनस t/2, और इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, माइनस 1/2 e टू द पावर t/2। ऐसा लिख सकते हैं क्या? बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए इस तरह से कुछ है, इफ y इज इक्वल टू e टू द पावर 5/2 इंटू एक्स। ठीक, हमें क्या चाहिए? dy अपॉन dx। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 5/2 e टू द पावर कितना आ जाएगा यहाँ पर? 5/2x। ऐसा लिख सकते हैं। एक लास्ट टर्म आ गया 5 नंबर, जिसका नाम है इफ y इज इक्वल टू ln ax प्लस b। ln क्या है? लॉग पढ़ चुके हैं, मैथ वाले पढ़े हैं ना? पढ़े हैं? लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं पढ़े हैं? तुम राहुल पढ़ा है? ठीक, ln log x जिस बेस e, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ln x। मतलब समझे? मतलब एक लॉग है जिसका बेस कुछ और वैल्यू होता है, बेस कुछ और होता है। ध्यान से देखिए, यहां पर मैथमेटिक्स में आप जाइएगा 11th वाला, उसमें प्लेलिस्ट है, उसमें आप देखिएगा मैथमेटिक्स में लॉगरिथम पढ़ाया गया है, सर ने पढ़ाया है। ठीक है, पढ़ाया है ना? तो जो बायो वाले हैं वो भी एक बार देख लीजिएगा, बहुत बेसिक लेवल का पढ़ाए हैं सर, उसमें ज़्यादा नहीं आपको डिटेल में जाना, बस थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। इसमें यहाँ ए और बी, तो यहाँ पर ए यदि, अरे यहाँ देखो, इफ ए इज इक्वल टू ई एक्सपोनेंशियल, जो यहाँ पर ये ई है, ठीक है, वो हो जाएगा तो लॉग बेस ई, और यहां मान लीजिए एक्स है, तो क्या लिखेंगे? ln x। ठीक है, तो मतलब लॉग जिसका बेस ई है उसको हम ln बोलते हैं। अब यहां पर हमको इसका इंटीग्रेट या डिफरेंशिएशन करना है dy अपॉन dx, तो यहां पर क्या होगा? 1 अपॉन ax प्लस b, ठीक, इनटू d अपॉन dx, किसका? ax प्लस b का। तो यहां हमें dy अपॉन dx लेना है, तो यहां 1 अपॉन ax प्लस b इंटू a इंटू 1 प्लस 0, तो आ जाएगा कितना? dy अपॉन dx बराबर a डिवीजन में ax प्लस। ये समझ पाए? इसको याद रखना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक, एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल जैसे इफ मान लीजिए y इज इक्वल टू लॉग, या फिर ln कह लीजिए, ln 0.3x माइनस 2 आपसे पूछ रहा है, तो आप dy अपॉन dx क्या लेंगे?
1/0.3 x माइनस 2 इंटू क्या आ जाएगा a यानी कि 0.3, तो आ गया 0.3 डिवीजन में 0.3 माइनस 0.3 x माइनस 2, ये आपका dy अपॉन ठीक है, राइट डाउन कीजिए। लिखिए, हेडिंग दीजिए। प्रॉपर्टीज हमको देखना है, पहला प्रॉपर्टी देखेंगे, दूसरा प्रॉपर्टी, 3-4 प्रॉपर्टीज हैं, उसको अच्छे से समझेंगे और उसको पूरे के पूरे डेरिवेटिव में या इंस्टेंटेनियस रेट निकालने में यूज करेंगे। ठीक है, 90% केसेस में हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ही देख रहे होंगे। इंस्टेंटेनियस रेट बहुत सारे जगह पर जरूरत पड़ता है। हल्का सा एक छोटा सा हम आपको व्यू देते हैं ताकि आप समझ पाएं कि इंस्टेंटेनियस रेट क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि dx अपॉन dt है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी को, करेगा ना, क्योंकि ये चेंज इन पोजीशन है। पोजीशन के चेंज होने से टाइम के रिस्पेक्ट में हमें क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलता है। और यदि इनफाइनाइट स्मॉली बहुत छोटा सा इंटरवल है, मतलब बहुत ही छोटे इंटरवल की बात कर रहे हैं, तो हमको एवरेज की जगह पर इंस्टेंटेनियस रेट मिलेगा। और इंस्टेंटेनियस रेट को ही बाय डिफॉल्ट हम वेलोसिटी बोलते हैं। जब हम कहते हैं कि वेलोसिटी, पार्टिकल का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है या 25 मीटर पर सेकेंड है, तो हम इन जनरल किसकी बात कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि एवरेज जो वेलोसिटी होगा वो बताएगा उसमें। और यदि कुछ नहीं कह रहा है, लैंग्वेज में सिंपली कह रहा है कि पार्टिकल इज मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी एंड इट्स एक्सेलरेशन इज समथिंग, ऐसा कुछ बोल रहा है, इसका मतलब है कि वो पार्टिकल का वेलोसिटी मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल रहा है। ठीक है, तो dx अपॉन dt, तो यहां इससे करने से हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। तो हमें यदि इंस्टेंटेनियस रेट पता है और इंस्टेंटेनियस रेट की प्रॉपर्टीज पता है, इंस्टेंटेनियस रेट कैसे डिफाइंड हुआ वो पता है, तो हम इस वेलोसिटी को बता सकते हैं। अब आ जाए यहां पर dv अपॉन dt। dv अपॉन dt यानी कि वेलोसिटी में यदि इंस्टेंटली चेंज है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा, और यह भी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। ठीक, और यदि हम मान लेते हैं, सपोज करें कि dp अपॉन dt यानी कि मोमेंटम में इंस्टेंटली कोई चेंज नजर आ रहा है, यानी कि इनफाइनाइट स्मॉल चेंज इन मोमेंटम हमको मिल रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा। अब आ जाइए dq अपॉन dt, यानी कि जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज, उसमें हमको बहुत छोटा डिफरेंस नजर आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। देख रहे हैं, पूरा लिस्ट है। और एक और जिसमें जोड़ देना चाहते हैं तो जोड़ दीजिए, dw बाई dt यानी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। पावर मिलेगा। ऐसा पूरा लिस्ट भरा पड़ा है, अभी तो हम स्टार्ट ही नहीं किए हैं। तो यहां से आप उस चीज की गंभीरता को समझ पाएंगे। समझ पा रहे हैं इस बात को? किसी को डाउट भी है? ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में, और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे। इसीलिए अब हम लोग इसमें आते हैं। तो देखिए, प्रॉपर्टीज में पहला प्रॉपर्टी है कि यदि किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बोलिए, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट क्या होगा, बोलिए। ऑलवेज बी जीरो। मान लीजिए लेट y इज इक्वल टू सी। सी क्या है, वेयर c इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमें पता करना है y बराबर हम क्या ले सकते हैं, c इंटू एक्स टू द पावर जीरो लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना। ठीक, और हमें पता करना है dy अपॉन dx
ठीक, इक्वल टू सी कांस्टेंट एज इट इज, और यहाँ जीरो जंप करके यहाँ आएगा, एक्स टू द पावर 0 - 1 होगा, तो फाइनली 0 इंटू सी, और यहाँ पर एक्स टू द पावर क्या होगा, -1 होगा ना, तो यहाँ 0 इंटू सी बाई एक्स होगा, और ये जीरो को यदि हम किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलेगा, इसका मतलब dy अपॉन dx क्या मिला, 0। अब यहां पर ध्यान दीजिए, dy अपॉन dx 0 आया, इफ dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0 आया, इसका मतलब दिस इंप्लाइज देयर इज नो चेंज in y with respect to x, with respect to change in x। मेरी बात सही है क्या? क्या इस बात से आप सहमत हैं? इस बात की गहराई को आप समझ पा रहे हैं? यदि स्टार्टिंग से चले, so we are interested in finding out the differentiation of a constant. If we are looking for differentiation of a constant, then at the place of constant we can write any variable over 0, because the power of any variable, if the power is 0, then whole number will be 0, 1। So 1 can be written as a variable having power 0। लिख सकते हैं ऐसा हम लोग, इस बात की गहराई को समझ रहे हैं? हम वहां y भी लिख सकते थे, y बराबर यहाँ ही था ना, यहाँ पर हम t बराबर भी लिख सकते थे, हम z बराबर लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि वो वेरिएबल है और वेरिएबल के पावर हम 0 रख रहे हैं, तो वो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा मतलब, और 1 होकर मल्टीप्लाई के फिर से यही बनेगा। तो अब हम लोग इसको आगे, अब तो हमारे पास एक्सप्रेशन ये आ गया, इस एक्सप्रेशन में कोई अंतर नहीं, बस अंतर सिर्फ इस बात का है कि यहाँ x मेंशन नहीं है, यहाँ x मेंशन है। अब ये इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, इसको हम किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो c तो कांस्टेंट है, और यहाँ जंप करके आगे आ गया, x पे पावर n का जो एक्सप्रेशन है वो याद है ना, उसमें n आगे आएगा और x पे पावर n -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर n कितना है, 0, तो 0 आगे आ गया, x पे पावर 0 -1 हो गया, हुआ। अब यहाँ पर ये जो टर्म आया, तो 0 किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या दे देगा, 0। तो dy अपॉन dx हमको क्या मिला, 0। जब dy अपॉन dx 0 मिला, इसका मतलब है कि y में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है x के चेंज होने से, तभी तो 0 आया, ठीक है। अब इसका मीनिंग, इसको हम लोग ऐसे समझेंगे कि यदि ये 0 हुआ तो यहाँ dy कितना होगा, इसको dx को उधर ले गए, dx इंटू, जैसे यहां पर क्या करेंगे, dy इज इक्वल टू 0 इंटू dx, तो फिर से ये dy क्या हो गया, dy क्या हुआ, 0, तो dy 0 हुआ, dy 0 मतलब y2 माइनस y1 इज इक्वल टू 0, छोटे से चेंज के लिए। तो यहाँ dy मतलब छोटा सा चेंज है, लेकिन चेंज तो है, फाइनल वाले को हम y2 बोल रहे हैं, इनिशियल वाले को y1 बोल रहे हैं। तो यहां से इधर गए तो y2 इज इक्वल टू क्या हो गया, इसका मतलब y2 भी वही था जो y1 था, तो y में चेंजेस आया क्या, नहीं आया, तो y कांस्टेंट रह गया, और y यहां कांस्टेंट है भी। मेरी बात से सहमत हैं? तो इसीलिए किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं आता। समझ गए? अब आइए दूसरे प्रॉपर्टीज पे हम लोग आते हैं, ठीक। अब मान लीजिए सेकेंड प्रॉपर्टीज कह रहा है कि इफ y इज इक्वल टू u इंटू वी, u, अब u को कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, चलिए इसको ऐसे कर लेते हैं, m इंटू एक्स, मतलब y जो है वो किसके टर्म में है, एक m कांस्टेंट और उसकी मल्टीप्लिकेशन x, ठीक है। जैसे x में पावर मान लीजिए n है, एग्जाम्पल में कैसे हम ऐसा लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 3/2x², तो यहां पर m कितना है, 3/2, और n कितना है, समझ पाए, ठीक है। तो अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो dy अपॉन dx, तो
ये रूल क्या कहता है, इसको रूल ही पहले बता देते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आए। रूल ही बता देते हैं। मेरा फोकस इस बात पर ज़्यादा है कि आपको कौन सा ऐसा रास्ते से ले जाया जाए जिसमें आपको दिक्कत कम से कम हो। मान लीजिए हम ड्राइवर हैं, आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो हम ऐसे रास्ते से आपको ले जाएं मंजिल तक जिसमें सबसे ज़्यादा समस्या नहीं हो, मतलब समस्याओं से दूर, ऐसे रास्ते से ले जाएं जिसमें आप स्मूथली निकल जाएं। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है अभी। तो जैसे सेकंड रूल में आते हैं, तो रूल क्या बोलता है कि इफ y इज इक्वल टू u into v, where u is function of x and v is also function of x, मतलब u किसका फंक्शन है, x का, और v किसका फंक्शन। तो यहां पुट कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल, ऐसे जब लिखते हैं ना तो मैथमेटिक्स वाले तो हल्का फुल्का समझ भी लें, बायो वाले तो एकदम दिमाग खराब हो जाता है उनको लगता है क्या लिख देगा मास्टर, इसका मीनिंग क्या होगा। तो मैथ है कि बायो है, बायो, ध्यान, ऐसा ना हो रहा तो हमको बोलिए, होता है, इसीलिए हम तुरंत एग्जाम्पल लेते हैं, तुरंत एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि u बराबर है 3x²। u क्या है, तो u इज फंक्शन ऑफ x हुआ है, चलिए, और v हो गया, मान लीजिए सपोज करें 1/2 x पे पावर 5 मान लेते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, या फिर आपको इसको अलग तरीके से भी ले सकते हैं, ये अलग वैल्यू है, ये अलग वैल्यू। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर ये आ गया, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम इसको सीधे ऐसे ले लेंगे, x पे पावर 5/2 ले सकते, ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर u और v दोनों मल्टीप्लाई होंगे, या फिर u को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब v को sin x भी लिख सकते हैं ना। तो अब देखिए क्या हो गया, y इज इक्वल टू ये 3x² इंटू साइन एक्स, ऐसा हो गया। बात समझ पाए, नहीं समझ पाए, ये क्या है और ये क्या है, v। तो हम फिर से उसी रिलेशन में आ जाते हैं, यानी कि y इज इक्वल टू यू इंटू वी है, तो हमको dy/dx करना होगा। हम dy/dx कर सकते हैं कि dy/dt कर सकते हैं, कौन कर सकते हैं बताइए। dy/dt क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि u और v किसके टर्म में है, इसीलिए हम इसको नहीं लेंगे। हम इसकी जगह और भी कोई चीज, यदि यहाँ पर t है, यहाँ पर z हो जाता है, यहाँ पर कोई और वैल्यू हो जाता है, मान लीजिए कि x हो जाता है, ये c हो जाता है, d हो जाता है, e हो जाता है, कोई वैल्यू होता, हम उसको नहीं ले सकते थे। हम सिर्फ किसको लेंगे, x को। क्यों, क्योंकि u और v जो है किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, इसलिए इनडायरेक्टली y भी किसका फंक्शन हो गया। देखिए पुट करके देखिए, अब इसमें x चेंज होगा तो y चेंज होगा क्या, इसका मतलब y भी किसका फंक्शन है। इसका मतलब हम इसको ऐसे समझते हैं कि यदि u और v y के अकॉर्डिंग है, मतलब y के चेंज, मतलब u और v के चेंज होने से y चेंज कर रहा है, इसका मतलब है कि y u और v दोनों का फंक्शन है, और u एंड v दोनों डिपेंड करता है किस पर, x पर। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली y किसका फंक्शन हो गया, x का हो गया। ठीक है, इस केस में हम लोग क्या कैसे करेंगे, इसमें कहता है कि इसके अनुसार चलेंगे, तो हम ऐसे करेंगे, देखिए u को एज इट इज रखेंगे, dv/dx करेंगे, प्लस करेंगे, फिर v को एज इट इज रखेंगे, du/dx करेंगे। ये उसका रूल है। रूल समझ पाए, ये कुछ रूल समझ में आया है, सब दुखी हैं, समझ पा रहा है, नहीं आ रहा है समझ में, एकदम नहीं दिमाग में घुस रहा है, बोलिए। हाँ, समझ पाए इस बात को।
तो यहां पर क्या हो रहा है कि y जो है वो u और v दोनों का फंक्शन है और u और v दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। उस केस में u x का फंक्शन है और v x का फंक्शन है। ये u जो x का फंक्शन है वो एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। इसके चेंज होने का तरीका अलग होता है, इसका चेंज होने का तरीका अलग होता है। ठीक है, हम यहां पर ऐसा समझ लीजिए कि x का कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो v का वैल्यू -1 से लेकर 1 से उनके बीच में ही रहेगा। v का वैल्यू 2 नहीं हो जाएगा कभी, v का वैल्यू 2 नहीं हो सकता, क्योंकि sin x का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1 और मिनिमम -1। इसी बीच में sin डिफाइन होगा। आप sin का वैल्यू 360 रखिए, आप sin का वैल्यू 720 रखिए, आप sin के वैल्यू की कुछ भी रखिए, sin x जो निकल के आएगा वो वैल्यू हमेशा या तो मैक्सिमम 1 होगा और मिनिमम -1 होगा। इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू हो सकता है, इस -1 से छोटा नहीं हो सकता, मतलब v का वैल्यू -2 नहीं हो सकता और v का वैल्यू 2 भी नहीं हो सकता। समझ पाए? ये सारा चीज आपको 10th में या फिर अभी बेसिक लेवल में पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब आगे आइए। अब हम जान गए कि u और v के चेंज होने से हमारा y चेंज हो रहा है, क्योंकि u डिपेंड है x पर और v भी x पर डिपेंड कर रहा है। तो यह प्रोडक्ट है। तो रूल क्या कहता है कि आप u को एज इट इज रहने दीजिए, पहले v को डिफरेंशिएट कीजिए, फिर प्लस करिए और उसके बाद आपने जिसको डिफरेंशिएट किया है उसको रहने दीजिए और जिसको नहीं किया है उसको पहले करिए। समझे? तो आप इसमें किसी को भी u और v मान सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसी को पहले करना है या इसी को बाद में करना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दोनों में कोई भी एक पिक कर लीजिए, क्योंकि प्लस है ना, प्लस है तो ये टर्म कीजिए या ये टर्म कीजिए, दोनों को तो प्लस करना ही है। तो आपने मान लीजिए इसको पहले करना है तो v को, इसको रखना है, इसको करना है पहले। ठीक है, तो u को रहने दिए और v का डिफरेंशिएशन यानी ऑपरेशन किए, प्लस अब v का कर लिए तो v को एज इट इज रहने दिए। अब किसका बच गया था? u का ऑपरेशन किए। तो ये वैल्यू इस तरह से ये फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूला में हम अलग अलग वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे हम इसको एग्जांपल लेके चल सकते हैं, जैसे y इज इक्वल टू क्या है, u इंटू वी था ना, तो y की जगह पर 3x² इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं ना। u की जगह पर u का वैल्यू और v की जगह पर v का वैल्यू रख सकते हैं। तो अब यदि हम y इज इक्वल टू अब dy अपॉन dx करने जा रहे हैं, तो हम 3x² को एज इट इज रखेंगे, d अपॉन dx किसका करेंगे, साइन एक्स का करेंगे, उसके बाद प्लस अब साइन एक्स को रहने देंगे और d अपॉन dx किसका करेंगे, 3x² का करेंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, 3x² और साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ये वाला फार्मूला याद है, d अपॉन dx किसका, साइन ax प्लस b का, ये याद है। यहां पर इस केस में कौन सा, साइन x वाले केस में a कितना है 1, b कितना है, अरे बोलो, क्लियर है? ये भी याद नहीं, तो कल ही पढ़ाए थे। तो यहां पर a कितना है और b कितना है, तो यहां पर यदि हम लिखेंगे तो फिर कैसा नजर आएगा हमको, ये साइन एक्स नजर आएगा। फिर अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम क्या लिखे थे, a cos x ax प्लस b लिखे थे ना। तो यहां पर तो ये 1 है, यानी कि cos x हो जाएगा, सिर्फ होगा। तो यहां पर क्या हो गया, इंटू cos x और प्लस साइन x इंटू 6x होगा। तो यही एक्सप्रेशन आया, यही फाइनल वैल्यू हुआ। फाइनल वैल्यू क्या हो गया, dy अपॉन dx, ये वैल्यू आ गया। समझ गए? अब इसको आगे जितना सॉल्व करना है आप सॉल्व करते रहिए। समझ पाए इस बात को? यही चीज हम आगे बता रहे थे। अब इसी में एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं। एग्जांपल मान लीजिए इफ y इज इक्वल टू 2x² इंटू कॉस एक्स है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो आप इसको क्या मान सकते हैं, इसको आप u मान सकते हैं, इसको थोड़ा देर के लिए आप क्या मान लीजिए u, और इसको क्या मान लीजिए v। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले dy अपॉन dx के लिए सबसे पहले 2x² को एज इट इज d अपॉन dx किसका, cos x का किए, प्लस उसके बाद cos x को एज इट इज रहने दिए, d अपॉन dx किसका कर रहे हैं 2x²।
तो यहां पर 2x स्क्वायर कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होगा और प्लस यहां कॉस एक्स एज इट इज रहेगा और यहां हो जाएगा 4x। होगा ऐसा? तो फाइनल वैल्यू क्या बनेगा? बराबर माइनस 2x स्क्वायर साइन एक्स और प्लस 4x इंटू कॉस एक्स। ये हो गया, फाइनल रिजल्ट हो गया। बताइए, कोई दिक्कत? समझ गए? जो बच गया इसको राइट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। अरे 12:30 में। अब इसमें आपको ये देखना है कि इन दोनों टर्म को हम वहां पुट कर रहे हैं, तो y इज इक्वल टू क्या होगा? e टू द पावर 2x प्लस कॉस 2x होगा ना। हमें क्या करना है? dy अपॉन dx करना है। तो हम इसमें बहुत सिंपलेस्ट तरीका है, इसमें बहुत कुछ है नहीं। आप देखिए यहां पर d अपॉन dx, ये ऑपरेटर है हमारा, ये ऑपरेशन करेगा। अभी हम थोड़ा देर के बाद, मतलब कुछ क्लासेस के बाद, हम इंटीग्रेशन बताएंगे आपको। डिफरेंशिएशन वैल्यूज को तोड़ना होता है, डिसइंटीग्रेट करना, उसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। और इंटीग्रेशन चीजों को ऐड करना है, इंटीग्रेट करना मतलब ऐड कर देना। जैसे एक सेंटेंस में हम लोग बहुत सारे सेंटेंस में यूज करते हैं, स्टूडेंट्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इस स्टेटमेंट का मीनिंग में इंटीग्रेशन का क्या मीनिंग हुआ? इंटीग्रल मतलब क्या हुआ? सर मेरा जैसा फिजिक्स है वैसा ज्योग्राफी भी है और वैसा ही इंग्लिश भी है। बार बार चेंज ना करें, बार बार चेक ना करें। हम सारे विषय में समान विचार रखते हैं, मतलब नहीं रखते हैं। क्या ऐसे बात है क्या? जैसे मैंने बोला कि स्टूडेंट्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इसका मीनिंग क्या हुआ? है